Hello, my dear students. How are you? Welcome in Career Infinity Classes, काकादेव कानपुर. Myself is अविनाश शर्मा. बच्चों हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि एलिल्स क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं. आज हम इनके बारे में और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट. ठीक है. आज हम आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर कराएंगे जिसमें क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम्स के रिलेशंस के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी. ठीक है बच्चों. स्टार्ट करने से पहले अपना डेली का रूटीन, मोटिवेशनल कोट. क्या लिखा है बच्चों? जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है. मतलब जो लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में और कभी हार नहीं मानते, कभी अकेले नहीं फील करते, कभी डिप्रेशन में नहीं जाते बच्चों, उनके पीछे पूरी दुनिया होती है. व्हेन दे बिकम सक्सेसफुल, तो याद रखिएगा जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके पीछे पूरी दुनिया होती है. तो कभी डिप्रेस मत होइए बच्चों, लगातार पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट. तो बच्चों आज मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कराऊंगा. जैसे एक वर्ड आएगा क्रोमैटिन, फिर एक वर्ड आएगा क्रोमोसोम, एक वर्ड आता है क्रोमैटिड. तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों. क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, पहले इन दोनों के कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, फिर हम लोग क्रोमैटिड और क्रोमैटिन में क्या अंतर है ये देखेंगे. इसको जानने से पहले बच्चों आपको जीनोम के बारे में बताया था. जीनोम क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या पाई जाएगी? बेसिक यूनिट, दैट इज सेल. तो किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और हैप्लाइड्स में जो ऑर्गेनिज्म हैप्लाइड्स होते हैं यानी एन वाले, उनके में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. जबकि मैंने आपको बताया था डिप्लाइड्स में यानी 2n में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक मम्मी का और एक पापा का. ठीक है. तो देखिए इसी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? जीनोम. तो क्या लिखा है? जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भरी हुई है उसके सिंगल सेट को क्या बोलते हैं? जीनोम. सिंगल सेट को बोलते हैं जीनोम. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हमारे पास 2 जीनोम है, एक मम्मी से आया, एक पापा से. जबकि जो हैप्लाइड्स होते हैं उनके पास सिंगल जीनोम होता है. और ये क्या करता है? इसके अंदर सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन भरी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और इसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है. ठीक है. तो बच्चों देखिए ये है न्यूक्लियस, ये है किसी भी एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, और इसमें बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर न्यूक्लियस होगा. तो न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कब दिखाई पड़ता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न. और सेल डिवीज़न में भी बच्चों 2 फेज होती है. एक होती है इंटरफेज, जो आप सेल डिवीज़न पढ़ोगे तो एक इंटरफेज होती है, और दूसरी होती है एम फेज, दैट इज माइटोसिस और म्योसिस. और इसी को बोलते हैं सेल साइकिल. इस पूरी साइकिल को बोलते हैं सेल साइकिल. इंटरफेज में बच्चों 3 फेज होते हैं, G1, S, G2. इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करती, केवल सेल डिवीजन की तैयारी करती है. यानी दिस सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन. जबकि एम फेज में सेल डिवाइड्स. ठीक है. सेल डिवाइड करेगी. तो बताइए बच्चों कौन सा फेज नॉन डिवाइडिंग फेज है? इंटरफेज. कौन सा फेज डिवाइडिंग होता है? एम फेज. ठीक है. इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं. और इसमें कितने सब फेजेस होते हैं? 3, G1, S, G2. G1, S, G2. ठीक है. इसमें सेल क्या करता है? प्रिपरेशन फॉर डिवीजन. जबकि डिवीजन एक्चुअली में किस में होता है? एम फेज में. ठीक है बच्चों. अब मैं बताना ये सब क्यों बताना चाह रहा हूँ? ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इंटरफेज में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि एक धागे नुमा फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है न्यूक्लियस के अंदर. और इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहते हैं. क्रोमैटिन. ठीक है बच्चों. तो फिर ये क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ेगा?
बच्चों क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है एम फेज में। एम फेज में भी दो दो होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 सब फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो बच्चों मेटाफेज में क्लियरली दिखाई पड़ता है। क्रोमोसोम कहाँ दिखाई पड़ेगा बच्चों? मेटाफेज में। जबकि इंटरफेज में क्या दिखाई पड़ेगा? क्रोमैटिन। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए ये एक सेल साइकिल है, दिस इज ए सेल साइकिल जो सेल डिवीजन के समय दिखाई गई है। इसमें बच्चों 2 फेज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरफेज जिसमें सेल अपनी तैयारी करता है, और एम फेज। ठीक है, ये देखिए इंटरफेज, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा कंप्लीट क्या है बच्चों? ये इंटरफेज है। इंटरफेज यानी इंटरफेज काफ़ी बड़ा होता है, मोर देन 95% टोटल टाइम का लेता है, जबकि ये लेस देन 5% टाइम लेता है। ठीक है, यानी ये काफ़ी छोटा फेज होता है, एम फेज काफ़ी छोटा होता है। क्लियर? अब इंटरफेज में देखिए 3 फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इस पूरे इंटरफेज में बच्चों आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि धागे नुमा फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। दिस इज नोन एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है, और ये लूज स्ट्रक्चर होता है, लूज फाइब्रस स्ट्रक्चर। ये क्रोमोसोम ही है, बट किस फॉर्म में? लूज फाइब्रस स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो जेनेटिक मटेरियल व्हेन प्रेजेंट इन इंटरफेज, इट इज प्रेजेंट इन द लूज फॉर्म। दिस लूज फाइब्रस फॉर्म इज नोन एज क्रोमैटिन। ठीक है बच्चों, और ये टर्म किसने दिया था? क्रोमैटिन टर्म दिया था फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है बच्चों, अब एम फेज की बात करते हैं। एम फेज में 2 फेज थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आपको क्रोमोसोम यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ेंगे। क्रोमोसोम किस फेज में क्लियरली दिखाई पड़ते हैं बच्चों? मेटाफेज में दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम क्लियरली कहाँ पर दिखाई पड़ेंगे? मेटाफेज में दिखाई पड़ेंगे, और इस तरीके के दिखाई पड़ेंगे डुप्लीकेटेड फॉर्म में। बच्चों ये कैसा क्रोमोसोम है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। मैंने लास्ट लेक्चर में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के बारे में बताया था, आज फिर बताऊंगा। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। विच फेज इज द बेस्ट फेज फॉर क्रोमोसोमल स्टडी? दैट इज मेटाफेज, दैट इज मेटाफेज। और बच्चों ये है क्या? ये भी क्रोमैटिन ही है, दिस इज ऑल्सो क्रोमैटिन। लेकिन ये कैसा हो गया? ये हो गया कंडेंस, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ये लूज फॉर्म था, इसको बोलते थे क्रोमैटिन। जब क्रोमैटिन को कंडेंस कर दें, यानी कि जब इसको ज़्यादा बाइंड कर दें, ज़्यादा पास पास आ जाएगा, तब फिर ये क्या दिखाई पड़ेगा? ये दिखाई पड़ेगा क्रोमोसोम के रूप में। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। क्लियर बच्चों? विच वन इज द बेस्ट फेज फॉर क्रोमोसोमल स्टडी? मेटाफेज। क्लियर? तो बच्चों देखिए ये क्या है? डीएनए। अब हम समझेंगे डिटेल में, ये क्या है? डीएनए। और ये क्या है? ये धागेनुमा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिन। और आपको दिख रहा होगा ये डीएनए ऐसे 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 है, धागेनुमा। डीएनए को धागा मान लीजिए, इनके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स हैं क्या? ये प्रोटीन होती है। आप जानते हो कि डीएनए बहुत ही कीमती है। डीएनए इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी वेरी कॉस्टली या वेरी वेरी प्रीसियस मटेरियल। दुनिया का सबसे कॉस्टली मटेरियल है। किसी भी जीव का जो ब्लूप्रिंट है वो इसी में छुपा हुआ है, यानी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी में छुपी हुई है। आपको पता होगा, इसलिए इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। बच्चों संभाल के रखना पड़ेगा तो इसको पैक करना पड़ेगा। पैकिंग के लिए बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए और प्रोटीन मिलकर के क्या बना देती? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन कैसे दिख रहा है? क्रोमैटिन दिखता है जैसे मोतियों की माला, जैसे मोतियों की माला, यानी बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बीड्स ऑन स्ट्रिंग इज द टर्म एप्लीकेबल फॉर क्रोमैटिन। एप्लीकेबल फॉर क्रोमैटिन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्रोटीन थी ये बीड्स के रूप में थी और डीएनए धागे के रूप में था। तो इससे क्या होगा? ये आसानी से पैक हो जाएगा और इस डीएनए को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए और कॉइल्ड हो जाता है, फर्दर और कॉइल्ड हो गया। ठीक है, फिर और कॉइल्ड हो जाएगा और देखिए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। तो बच्चों जब क्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया
तो इसी को क्या बोलने लगते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। अब आपको पता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में या किसी भी जीव में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं उसमें दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक ओवा से आएगा और एक किससे आएगा, स्पर्म से आएगा। एक सेट आएगा ओवा से और एक सेट आएगा स्पर्म से, ठीक है। यानी दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाएंगे, एक डार्क कलर से डार्क ब्लू दिखा है, एक लाइट ब्लू दिखा है। इसको आप मम्मी का क्रोमोसोम मान लो, इसको पापा का क्रोमोसोम, इसको पापा का मान लीजिए, इसको मम्मी का क्रोमोसोम मान लीजिए। और इनका शेप, साइज, सेंट्रोमियर की पोजीशन, जीन का टाइप सब कुछ सेम होगा। इस तरह के क्रोमोसोम को बच्चों हम लोग ने क्या बोला था, इनको बोला था होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, तो ये होमोलोगस हैं। लेकिन कल मैंने और क्लियर कराया था, फीमेल में 23 पेयर होते हैं लेकिन मेल में 22 पेयर क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं। और जो लास्ट वाला होता है बच्चों वो होता है हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। क्योंकि देखो मेल में लास्ट वाले में एक तो एक्स होगा और एक वाई होगा, तो अब आप देखो ये दोनों तो होमोलोगस हुए नहीं, इसका ये हिस्सा होमोलोगस है और ये हिस्सा होमोलोगस नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, ठीक है। तो बच्चों क्या समझ में आया, क्रोमैटिन इज द लूज जेनेटिकल फाइबर, जबकि क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड जेनेटिकल फाइबर्स या हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है। इसका मतलब बच्चों क्रोमैटिन से क्रोमोसोम तभी बनेगा, ये क्रोमैटिन कैसा दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, जब ये स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा ऐसे कॉइल्ड हो जाती है, ऐसे ऐसे कॉइल्ड हो जाती है, तो ये लगभग इस फॉर्म में आ जाती है, आपको दिखा देता हूँ, इस फॉर्म में आ जाती है और सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़ जाती है। तो ये देखिए क्रोमोसोम का ये आर्म बनने लगता है, ये देखिए। और जब डुप्लीकेट हो जाती है, जब क्रोमोसोम का डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है तो एक और डीएनए बन जाता है। यानी ये देखिए इस तरीके का रफली आपको दिखाई पड़ता है क्रोमोसोम। तो आप क्या बोलोगे, ये होता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा, ठीक है। और ये होता है हाईली कंडेंस फॉर्म, ठीक है, हाईली कंडेंस फॉर्म। तो इसका मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम तभी बनेगा जब कंडेंसेशन होगा। जब क्या होगा बच्चों, कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन होगा तभी जा करके क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज होता है। बच्चों एक बात बड़ी कन्फ्यूजिंग हो रही है कि क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज क्यों हो रहा है, क्या कोई विशेष रीजन? बिल्कुल। देखिए ये कैसा फॉर्म है, आप पहले आप मुझे एक एग्जांपल दो। जब आपको बुक पढ़नी होती है तो आप बुक को खोलते हो ना, और बुक को खोलते हो पहले आपके टेबल पे बहुत सारी बुक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। जब आपको बुक पढ़नी होती है तो आप उस टेबल से उस जो ढेर है बुक का, उससे एक बुक निकालते हो कि सारी बुक एक साथ पढ़ डालते हो। सारी बुक एक साथ तो पढ़ नहीं डालते, आप एक बुक निकालते हो, फिर उसको खोलते हो, फिर उसको पढ़ते हो। तो बच्चों यानी बुक को लूज़ करना है, यहाँ पे बुक को लूज़ कर रहे हो आप। पहले बुक पैक करके रखी हुई है लेकिन आप उसे लूज़ कर रहे हो। मतलब जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ानी है, आगे बढ़ानी होती है या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है, तो ये कैसा होगा, लूज फॉर्म में होगा, यानी क्रोमैटिन के फॉर्म में। क्लियर? इसीलिए देखो जब इंटरफेस में सेल रहती है तो उसको मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा करना होता है, उस समय प्रोटीन बनानी होती है, उस समय बहुत सारी प्रोसेस होती है,
उस समय डीएनए से क्या बनाना होता है, देखो क्रोमोसोम मतलब डीएनए, तो डीएनए से क्या बनाना होता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनाना होता है बच्चों, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बन जाता है, प्रोटीन दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना लेगी बच्चों, जो फंक्शनल प्रोटीन होती है वो क्या करती है, फंक्शनल प्रोटीन जो होती है ये एंजाइम बना लेती है और एंजाइम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लेता है। तो आप समझ गए होंगे, जब जैसे इसका एग्जांपल ये समझिए कि जब आपको बुक पढ़नी थी तो आपने ढेर से उसको निकाला और बुक पढ़ ली खोल करके। इसी तरह से जो क्रोमोसोम होता है ये तो कंडेंस फॉर्म है, ये तो पैक्ड फॉर्म में है, तो ये इस समय मेटाबॉलिज्म में मदद नहीं करेगा, ये कोई भी फिजियोलॉजिकल कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म है, समझो इस समय ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है। समझ गए आप मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी क्रोमोसोम को काम करना होता है तो वो लूज फॉर्म में रहता है, ज़्यादातर लूज फॉर्म में ही रहता है क्योंकि इंटरफेस बड़ा होता है। और ये क्या करता है, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिससे फिजियोलॉजी भी कंट्रोल होगी और स्ट्रक्चर भी मेंटेन होगा। समझ गए बच्चों। लेकिन एक बात बताओ, जब आपको बुक एक जगह से दूसरे जगह ले जानी होती है तो आप क्या करते हो, तो जब आपको बुक एक जगह से दूसरी जगह ले जानी तो ऐसे खोल के बुक बिल्कुल सारे पेजेस खोल दीजिए सभी बुक के और फिर ऐसे लेके जाओगे, नहीं, आप हर एक बुक को एक पे एक रखते हो, फिर पैक कर देते हो चारों तरफ से, अब उसको किसी के घर ले जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम इसी प्रकार जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक सेल से दूसरी सेल में ले जाना पड़ता है सेल डिवीजन के समय, तो बताओ लूज फॉर्म में तो ले नहीं जा सकते, लूज फॉर्म में नहीं ले जा सकते तो किस फॉर्म में ले जाओगे, पैक्ड फॉर्म में ले जाएंगे, यानी अब क्रोमोसोम बन जाएगा। तो समझ गए, समझ में आई मेरी बात कि जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, रीड करना है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय लूज फॉर्म में रखना पड़ेगा। और जब इसको एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करना है तो फिर क्रोमोसोम के फॉर्म में रखना पड़ेगा। इसीलिए सेल डिवीज़न के समय क्या दिखाई देने लगता है, क्रोमोसोम। बाकी समय क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। क्यों विलुप्त हो जाता है, क्योंकि बाकी समय आप उस सूचना का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस समय आप सूचना का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे ना कि जिस प्रकार आपको बुक पढ़नी है उसी प्रकार जब कोड को रीड करना होता है, सूचना को आगे बढ़ाना होता है सेंट्रल डोग्मा के तहत, तो फिर क्या होता है, ये लूज फॉर्म में होता है। और जब इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाना है या एक सेल से दूसरी सेल में ले जाना है तो ये किस फॉर्म में हो जाता है, हाईली कंडेंस फॉर्म में, यानी पैक्ड फॉर्म में। क्योंकि पैक्ड फॉर्म में कैरी करना आसान होता है, वरना सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर। आइए और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो कंडेंसेशन की जरूरत क्यों पड़ी, समझ में आया आपको। और कंडेंसेशन कहाँ होता है बच्चों, कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन प्रोफेज, लेकिन कंडेंसेशन कंप्लीट्स इन मेटाफेज। और जब कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मेटाफेज में आपको क्या दिखने लगेंगे बच्चों, क्रोमैटिन दिखेंगे या फिर आपको दिखेंगे क्रोमोसोम। बताओ जल्दी से, क्रोमैटिन की क्रोमोसोम, हाँ बिल्कुल सही बच्चों, क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। तो विच फेज इज द बेस्ट फेज क्रोमोसोमल स्टडी, मेटाफेज। क्लियर बच्चों, क्लियर। आइए अब बिल्कुल डिटेल में चलते हैं। ये है एक सेल, ये सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है धागे नुमा फाइबर, जिसको अभी आपने बोला था क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। ये किसका बना होता है, ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। बच्चों ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए ये एसिडिक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये एसिड है। और बच्चों ये कैसा है, ये होता है बेसिक। तो आप जानते हो दो अपोजिट नेचर की चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए देखिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बंध जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और डीएनए पे चार्ज कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, और स्टोन पे कैसा होता है, पॉजिटिव। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, स्टोन पे पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। ठीक है, और बच्चों ये क्रोमैटिन फाइबर हमें कैसे दिखेगा, जब हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, स्टेन बाय फ्यूजन
रिएजेंट, तो क्या होता है, तो आपको दिखाई पड़ने लगता है क्रोमैटिन। टर्म किसने दिया था बच्चों? फ्लेमिंग। और क्रोमैटिन आपको दो प्रकार का दिखाई पड़ेगा, एक होता है हाईली कंडेंस, इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी सबसे ज़्यादा एक हाईली कंडेंस होगा, वो पेरिफेरी में होगा, और एक होता है थोड़ा लूज टाइप का, वो कहाँ पे होगा? वो सेंटर में होगा। तो जो हाईली कंडेंस होता है वो होता है हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। और जो लूज वाला होता है वो होता है यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। बच्चों हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो हाईली कंडेंस होता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस्ड। और मैंने क्या बोला था, यानी हाईली पैक्ड है। और अगर पैक्ड फॉर्म में है तो ये कैसा होगा? एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ये इनएक्टिव होता है बच्चों। और ये कैसा होता है? यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन होता है लूज फॉर्म में, लूज फॉर्म। और अगर लूज होगा तो ये कैसा होगा? ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा, यानी ये इन्वॉल्व्स इन मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सारी सूचनाएं इसी में भरी होंगी और ये सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा। बच्चों हेट्रोक्रोमैटिन भी दो टाइप का होता है, हेट्रोक्रोमैटिन भी दो टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिंग, कॉन्स्टिट्यूटिंग, और एक होता है फैकल्टेटिव। देखिए कॉन्स्टिट्यूटिंग जो होता है ये हमेशा पैक्ड फॉर्म में रहता है, हमेशा पैक्ड फॉर्म में रहता है, यानी ये हमेशा इनएक्टिव रहता है। और ये जो होता है ये ज़रूरत पड़ने पर यूक्रोमैटिन में चेंज हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर यूक्रोमैटिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो अच्छा बच्चों, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन से आप क्या समझते हो? मान लो कोई इंसुलिन मान लो एक इंसुलिन बनाने वाली सेल है जिसमें इंसुलिन बन रहा है। अब सारे के सारे उसमें क्रोमोसोम्स तो सभी प्रकार के होंगे, लेकिन जिस क्रोमोसोम पर इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा वो किस फॉर्म में होगा बच्चों? वो यूक्रोमैटिन के फॉर्म में होगा, क्योंकि वो लूज फॉर्म में होना चाहिए, वो यूक्रोमैटिन के फॉर्म में होगा। और जब यूक्रोमैटिन फॉर्म में होगा तो एक्टिव होगा, तो ये सेल क्या बना रही होगी? इंसुलिन। और बाकी सारे इसके जो अदर क्रोमोसोम्स हैं बच्चों वो किस फॉर्म में होंगे? वो कंडेंस फॉर्म में होंगे। ठीक है, यानी वो किस फॉर्म में होंगे? हेट्रोक्रोमैटिन के फॉर्म में होंगे। और अगर हेट्रोक्रोमैटिन के फॉर्म में होंगे तो बच्चों वो किस फॉर्म में होंगे? इनएक्टिव। तो यानी ये सेल जो इंसुलिन बनाने वाली सेल है वो देखिए सभी क्रोमोसोम है, बट इंसुलिन बनाने वाली जो क्रोमोसोम है जिसके ऊपर इंसुलिन वाला जीन बैठा है वो यूक्रोमैटिन फॉर्म में है, यानी एक्टिव। और बाकी के सारे बच्चों कैसे हो जाते हैं? लगभग हेट्रोक्रोमैटिन यानी इनएक्टिव फॉर्म में है। तभी हम बोलते हैं, जैसे मान लो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, अब सलाइवरी ग्लैंड बच्चों क्या निकाल रही है? सलाइवा। तो क्या बाकी सारे क्रोमोसोम उसके अंदर नहीं है? क्या बाकी सारे उसके अंदर जीन या डीएनए नहीं है? सभी हैं। हर सेल में 46 क्रोमोसोम हैं और सेम टाइप के हैं। तो होता क्या है, जिस सेल मान लो सलाइवा बनाने की जरूरत पड़ रही है तो सलाइवा बनाने वाला जो जीन होता है जिस क्रोमोसोम पे बैठा है वो यूक्रोमैटिन फॉर्म में होगा, जबकि बाकी के जो जीन है वो लगभग इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी हेट्रोक्रोमैटिन के रूप में होगा। आई थिंक कि बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं, अब आइए थोड़ी डिटेल में चलते हैं। ये था न्यूक्लियस, इसके अंदर बच्चों क्या था? क्रोमैटिन। ठीक है, हम इसको एक धागे नुमा मान लेते हैं, यानी बीड्स ऑन स्ट्रिंग मान लेते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो मैंने क्या बोला था, ये दो स्ट्रक्चर का बना था, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये एसिडिक नेचर का और ये बेसिक नेचर का, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बांध लेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़े डिटेल में देखते हैं। मान लो ये था क्रोमैटिन,
ठीक है, तो ये कैसे बना था? ये जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसकी बेसिक यूनिट को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये क्या करता है, एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर के चारों तरफ रैप्ड हो जाता है, बॉल जैसे स्ट्रक्चर के चारों तरफ ये रैप्ड हो जाता है, और इस बॉल वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्म में होती है। कैसे होती है बच्चों? ऑक्टामर के फॉर्म में, ऑक्टामर। और ये बेसिक प्रोटीन होती है, तो ये ऐसे याद करिएगा, लैब लाइसिन और आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन का बना होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन का बना होता है, जिसमें से दो दो यूनिट होती है, H2A की दो, H2B की दो, H3 की दो और H4 की दो। अभी मैं आगे फिगर दिखाऊंगा। दो दो यूनिट का बना होता है, और डीएनए इसके चारों तरफ रैप्ड हो गया है, डीएनए इसके चारों तरफ रैप्ड हो गया है, जिसमें लगभग 146 बेस पेयर पाए जाते हैं, 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये डीएनए ऐसे रैप्ड हो गया है, ये डीएनए ऐसे रैप्ड हो गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर डीएनए ऐसे रैप होगा तो यहाँ से ये कहीं से जाएगा अंदर, तो कहीं से बाहर आएगा। देखिए फ्रेश फिगर बनाते हैं। ये देखिए, मान लो ये डीएनए यहाँ से आया, तो ऐसे घूम के और ये बाहर आ गया। ठीक है, ये डीएनए ऐसे आ रहा था और ये डीएनए घूम के वापस आ गया। तो इनकमिंग डीएनए और आउटगोइंग डीएनए को भी बांधना पड़ेगा। अगर नहीं बांधेंगे तो पैकिंग लूज हो जाएगी और ये बॉल उससे निकल जाएगी। धागे, बॉल जो है बीच में है और धागा चारों तरफ से लिपटा हुआ है, यानी डीएनए लिपटा हुआ है, तो ये बॉल लूज हो जाएगी। इसलिए इसको बांधने के लिए एक और हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो इस ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, जो इस ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, उसको H1 हिस्टोन बोलते हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन। और चूंकि ये इनकमिंग डीएनए यानी जो अंदर आ रहा है, और आउटगोइंग डीएनए जो बाहर जा रहा है, आउटगोइंग डीएनए जो बाहर जा रहा है, इसको बाइंड कर लेता है। इसलिए इसको सीलिंग प्रोटीन भी कहते हैं, सीलिंग प्रोटीन भी कहते हैं। बताइए, H1 प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज सीलिंग प्रोटीन। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा बेस पेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सीलिंग प्रोटीन जिन डीएनए को बांधता है इनकमिंग और आउटगोइंग, वहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा बेस पेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये लगभग 20 बेस पेयर एक्स्ट्रा ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब आप बताओ टोटल कितने बेस पेयर हो गए? 146 ये हो गए और 20 बेस पेयर ये हो गए, तो टोटल 166 बेस पेयर अभी तक हम लोग ने पढ़ लिए। 166 बेस पेयर हम लोग ने पढ़ लिए। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो ऑक्टामर है स्टोन का, प्लस डीएनए जो रैप हुआ है, तो ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर प्लस जो रैप्ड डीएनए है, इसको मिला के बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम बन जाता है। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर इसमें हम H1 भी जोड़ दें, अगर हम इसमें H1 भी जोड़ दें बच्चों, तो इसे बोलेंगे क्रोमैटोसोम। क्रोमैटोसोम, क्रोमैटोसोम। अभी मैं आपको एक फिगर बताऊंगा तो जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। आइए एक बार रिवाइज करा दें, फिर आगे बढ़ें। अब आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये डीएनए का धागा है। देखो, ये डीएनए का कॉर्ड है, द कॉर्ड ऑफ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड कॉर्ड ऑफ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड कॉर्ड ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये देख रहे हैं ये चारों तरफ लिपटा है। बच्चों कितना लिपटा होता है? ये लगभग 2 टाइम्स लिपटा होता है। एग्जैक्ट वर्ड में आपको बताऊं तो ये लगभग 1.65 टाइम लिपटा होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 1.65 टाइम्स एग्जैक्टली ये लिपटा होता है। ठीक है बच्चों, यानी एक कंप्लीट राउंड और 0.65 इनकम्प्लीट राउंड। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हो गया आपका डीएनए, ये तो डीएनए हो गया डबल स्टैंडर्ड के सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, और ये देखिए स्टोन का ऑक्टामर है, ये स्टोन का ऑक्टामर है, लिखा है ना कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल। इसी को बोलेंगे 8 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ऑक्टामर। तो ऑक्टामर वर्ड यूज़ करेंगे। देखिए ये H2A है, ठीक है, ये भी H2A है, 2 गए। ये H3A है, H2A H2B, ये भी H2B है। ये बच्चों H3 है, ये भी H3 है, और ये H4 है और ये भी H4 है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा जुड़ जाता है।
तो आपने देखा क्या बन गया, ये पूरा ये बन गया ऑक्टामर। ऑक्टामर में कितने, 2 हैं H2A के, 2 थे H2B के, 2 थे H3 के और 2 थे H4 के। मैंने क्या बोला था, ये बेसिक प्रोटीन है कि एसिडिक, ये बेसिक प्रोटीन है, बेसिक अमीनो एसिड की बनी होती है। देखिए ये जो शुरू के 2 हैं, ऊपर वाले जो 2 हैं, यहाँ पे लाइसिन इज मोर देन आर्जिनिन, और ये जो L3 और H3 और H4 है, यहाँ पर आर्जिनिन इज मोर देन लाइसिन। ऐसे याद कर सकते हैं, लाल, LAAL, लाल, ठीक है। लाइसिन इज मोर देन आर्जिनिन, और नीचे H3 और H4 में आर्जिनिन इज मोर देन लाइसिन, ठीक है। और कैसा चार्ज है बच्चों उस पर, ये नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और कैसी अमीनो एसिड का बना है, बेसिक, ठीक है। डीएनए पे चार्ज कैसा था, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, किसके कारण, फास्फोरिक एसिड का जो फास्फेट होता है ना, उसके कारण यहाँ पे चार्ज होता है। बताओ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर यूँ बोलो ये एसिडिक नेचर का है क्योंकि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और जबकि हिस्टोन जो होता है बेसिक नेचर का है, तो एसिड और बेस अलग अलग है इसलिए अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग है इसलिए अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर हो गई। और कितने बेस पेयर यहाँ पर राउंडेड थे, तो कितने बेस पेयर यहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको बोला था 144 बेस पेयर, 146 बेस पेयर, ठीक है। अभी मैं राइट वाले फिगर में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ समझ लीजिए 146 जितना ये टोटल राउंड कर रहा है, और उसकी कॉइलिंग कितनी थी, 1.65 टाइम कॉइल था, 1.65 टाइम कॉइल था। अच्छा बच्चों देखो, ये इनकमिंग डीएनए है और ये आउटगोइंग डीएनए है। मैं इनकमिंग लिख देता हूँ और ये आउटगोइंग डीएनए होता है। इसको कौन बांध रहा है, ये ग्रीन कलर का स्टोन, इसको H1 स्टोन बोलते हैं। और ये कितने बेस पेयर यहाँ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, यहाँ 20 बेस पेयर एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, 20 बेस पेयर एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो 20 ये हो गए, ठीक है, और 146 ये हो गए, टोटल 166 बेस पेयर का हिसाब किताब अपना बराबर हो गया। और जब डीएनए और ये स्टोन ऑक्टामर जुड़ जाता है तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसोम। और जब इसमें H1 भी इंक्लूड कर लीजिए, जब इसमें H1 भी इंक्लूड करेंगे, यानी न्यूक्लियोसोम, रुक जाइए, न्यूक्लियोसोम प्लस H1 बराबर क्रोमैटोसोम, ठीक है बच्चों। सारे कंफ्यूजिंग बातें क्लियर हो गई। तो न्यूक्लियोसोम किसका बना है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस कॉइल्ड डीएनए का, जो डीएनए इसको कॉइल कर रहा है। कितने टाइम्स कॉइलिंग थी, 1.65 टाइम। कितने बेस पेयर इन्वॉल्व हो रहे थे बच्चों, 146, जबकि H1 में कितने बेस पेयर इन्वॉल्व हो रहे थे, 20 बेस पेयर, ठीक है। तो टोटल ये हो गया। अब यहाँ इस फिगर में देखिए, राइट वाले में देखिए, ये न्यूक्लियोसोम का कोर है, कोर यानी वही ऑक्टामर, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। और ये देखिए, ये राउंड राउंड ऐसे रैप्ड हो रहा है, ठीक है। अब दोनों मिलकर के डीएनए राउंड राउंड रैप्ड हो रहा है, क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और टोटल कोर में कितने बेस पेयर इन्वॉल्व हो रहे थे, 146 ये हो गए। और H1 में कितने इन्वॉल्व हुए थे, मान लो यहाँ H1 है, ये H1 ने इसको बांध दिया, जब H1 ने इसको बांध दिया तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ बेस पेयर इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर, और यहाँ एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गए, ये 20 बेस पेयर थे। तो टोटल अभी तक हो गए 166 बेस पेयर। अब बच्चों कितने बचे, एनसीईआरटी में लिखा है एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर होते हैं, तो ये 166 हो गया, 166 होते हैं, ठीक है। तो फिर बाकी का कहाँ गया, तो बाकी का जो बचा लगभग 34, वो जो 34 होता है वो यहाँ पर होता है लिंकर डीएनए। अब लिंकर डीएनए क्या होता है बच्चों, एक न्यूक्लियोसोम का जो डीएनए है दूसरे न्यूक्लियोसोम के डीएनए से जुड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए है यही कहलाता है लिंकर डीएनए, ठीक है बच्चों। दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए है सीधा वाला, ये जो अनकॉइल्ड है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। और यहाँ लगभग एवरेज 34 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो बच्चों बताओ एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है कि 200 बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई है बात। तो बच्चों इस फिगर में देखिए, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये स्टोन का ऑक्टामर है, इस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। तभी देखिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये जुड़ जाएंगे। और न्यूक्लियोसोम आप जानते हो, न्यूक्लियोसोम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, क्योंकि क्रोमैटिन ये बना रहा है ना, देखो इस प्रकार,
ये देखिए ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है बच्चों, अब देखिए सारी बातें क्लियर हो गई। न्यूक्लियोसोम को हमने जूम करके देखा तो न्यूक्लियोसोम में क्या था, ये देखिए ऑक्टामर है, ये सब H2A H2A H3 H2A H2A H2B H2B H3, पीछे भी H3 H4, तो ये देखिए ये हो गया टोटल H2A H2B H3 H4। ये दोनों लाइसिन इज मोर देन आर्जिनिन, इसमें क्या होगा, आर्जिनिन इज मोर देन लाइसिन, ऑक्टामर बन गया। तो ये ऑक्टामर प्लस ये जो डीएनए रैप्ड है इसको मिला के न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, और इनकमिंग डीएनए और ये आउटगोइंग डीएनए, ठीक है, जब इसको जोड़ दिया जाता है तो ये H1 हिस्टोन इसमें मदद करता है। ठीक है, और इस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं क्रोमैटोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम प्लस H1 बराबर क्रोमैटोसोम। तो क्रोमैटोसोम, अब देखिए ये फर्दर क्वाइल्ड हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोसोम्स है ये और फर्दर क्वाइल्ड हो जाएगा, या क्रोमैटिन बोले और क्वाइल्ड हो जाएगा फर्दर। जब और क्वाइल्ड हो जाता है तो बन जाता है सॉलिनॉइड, फिर और क्वाइल्ड हो जाएगा तो इसको बोलते हैं सुपर सॉलिनॉइड, सुपर सॉलिनॉइड। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, फिर जब और फर्दर क्वाइल्ड हो जाएगा तो ये एक यूनिट बन जाएगी, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा एक, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन, क्रोमैटिड। देखो ये था क्रोमैटिन, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ये क्या था, क्रोमैटिड, स्पेलिंग देखिए क्रोमैटिन। और जब बहुत कंडेंस हो गया तो क्या बोलने लगे, क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिड है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्रोमैटिड, और जब ये कंडेंस हो गया तो किस फॉर्म में आ गया, क्रोमैटिड फॉर्म में आ गया। और जब ये एस फेज में चला जाता है, ठीक है, एस फेज में जब चला जाता है तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी इसका डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। जब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा तो एक ऐसी और कॉपी बगल में बन जाएगी सेम टू सेम, जो एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़ी रहती है। तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड बन गई, 2 सिस्टर क्रोमैटिड। आपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 2 सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीट क्रोमोसोम बना लेता है। ये कंप्लीट क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखता है। ये कैसा क्रोमोसोम है, रेप्लिकेशन के पहले कि रेप्लिकेशन के बाद, ये था रेप्लिकेशन के पहले। ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है जिसको क्रोमैटिड कहते थे, सिंगल क्रोमैटिड। जबकि यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमैटिड होंगे, दोनों एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी होती है, इसीलिए दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो क्या सीखा आपने बच्चों, एक बार आइए रिवीजन करते हैं। डीएनए और हिस्टोन मिलकर के क्या बना लिया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बार बार क्वाइल्ड होता है तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई पड़ता है, उसी बीट्स ऑन स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन की स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम न्यूक्लियोसोम। अब ये क्रोमैटिन फर्दर क्वाइल्ड हो जाता है तो क्या बनता है बच्चों, सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये और ज़्यादा क्वाइल्ड हो रहा है तो बनेगा सुपर सॉलिनॉइड, सुपर सॉलिनॉइड। ठीक है, फिर और फर्दर क्वाइल्ड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये जो एक कॉर्ड है इस तरह का मैंने अभी बनाया था, इस तरीके का जो एक कॉर्ड क्रोमोसोम में दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। और इसमें सिंगल डीएनए होगा, सिंगल डीएनए होगा। एक क्रोमैटिड मतलब एक सिंगल डीएनए, यानी एक क्रोमोसोम। ठीक है, जब ये एस फेज में जाएगा, जब एस फेज से गुजरेगा तो आप जानते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अभी भी दोनों के दोनों डीएनए अलग नहीं होंगे, एक ही साथ होंगे। तो एक डीएनए इसमें होगा और एक डीएनए का मॉलिक्यूल इसमें होगा, तो 2 डीएनए हैं, दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। तो अब कितने क्रोमैटिड बन गए, 2 क्रोमैटिड बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। क्या बोल दीजिए, सिस्टर क्रोमैटिड बोल दीजिए। और इस तरह की क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे आप, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये कैसा क्रोमोसोम था, ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था, मतलब ये एस फेज के बाद है और ये एस फेज के पहले। आपका ये वाला मेटाफेजिक क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। आइए और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए ये डीएनए 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। फिर ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन, ये आप समझ गए होंगे H1 है, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए ये था न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर प्लस डीएनए। ऑक्टामर तो ये है जो मैजेंटा कलर का दिखाया हुआ है, मैजेंटा कलर का जो दिखाया हुआ है वो क्या है, वो है ऑक्टामर। और ये देखिए डीएनए इसके चारों तरफ ग्रीन ग्रीन कलर का रैप्ड है,
तो ये जब रैप्ड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब देखिए इसी में H1 भी इन्वॉल्व हो गया। जब इसमें H1 इन्वॉल्व हो जाएगा तो इस पूरी यूनिट को क्या बोलेंगे, पूरी यूनिट को बोलते हैं क्रोमैटोसोम। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ, क्रोमैटोसोम। अब देखिए इसका डायमीटर पूछा जाएगा, न्यूक्लियोसोम का डायमीटर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 11 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर। अब आप देखो ये हाईली कॉइल्ड हो रहा है, हाईली कॉइल्ड हो रहा है तो क्या बन गया बच्चों, सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड। और सॉलिनॉइड का डायमीटर कितना है, सॉलिनॉइड का डायमीटर होता है 30 नैनोमीटर। अब देखो और फर्दर कॉइल्ड होता जा रहा है, देखो और फर्दर कॉइल्ड होता जा रहा है। जब और फर्दर कॉइल्ड हो गया तो 300 नैनोमीटर का हो गया, इसको बोलते हैं सुपर सॉलिनॉइड, सुपर सॉलिनॉइड। अच्छा फिर देखो फिर क्या हुआ, और ज़्यादा हाईली कॉइल्ड हो गया तो ये एक क्रोमैटिड बन गया, 700 नैनोमीटर वाला एक क्रोमैटिड बन गया, एक क्रोमैटिड या सिंगल स्टैंडर्ड एक क्रोमैटिड या फिर अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बन गया। अब देखो जब एस फेज से ये क्रॉस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये देखो ये एक क्रोमैटिड था, एक कॉपी और बन गई सेम टू सेम, तो देखिए दो हो गए, तो ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हो गए, इसीलिए इनको सिस्टर क्रोमोसोम बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे, और इसी को बोलते हैं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। और ये 700 नैनोमीटर का था तो एग्जैक्ट डबल हो गया है, तो 1400 नैनोमीटर का होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। आइए एक फिगर को और डिटेल में चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिक्स, फिर डीएनए कोर के ऑक्टामर कोर के चारों तरफ बंध गया, क्या बना लिया, न्यूक्लियोसोम। क्या डायमीटर था, 11 नैनोमीटर। फिर न्यूक्लियोसोम और फोल्ड हो गया और उसने एक जिगजैग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिगजैग फाइबर लाइक, और इसका डायमीटर था 30 नैनोमीटर। तो ये बन गया क्या बच्चों, सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड। ठीक है, फिर देखिए 30 नैनोमीटर वाला जो फाइबर था वो और इरेगुलर लूप के रूप में एक नया फाइबर बना दिया जिसकी थिकनेस थी 300 नैनोमीटर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सुपर सॉलिनॉइड, सुपर सॉलिनॉइड। ठीक है, फिर देखिए फिर इन डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल में क्या बोला गया, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्वाइल्स फर्दर फिर से क्वाइल्ड हो गया और 700 नैनोमीटर का इसने स्ट्रक्चर बना दिया। इस क्रोमैटिन को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रोमैटिड। तो देखिए केवल डिवाइडिंग सेल में क्रोमैटिड दिखाई पड़ेगा, इसी को आप बोल सकते हैं अनरेप्लिकेटेड, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। कितने डीएनए इसमें बच्चों, एक ही डीएनए तो है, एक डीएनए बराबर एक क्रोमैटिड, और इसका मतलब एक क्रोमोसोम। अब आगे देखिए, जब ये एस फेज से गुजर गया बच्चों तो देखिए 700 नैनोमीटर का जो क्रोमैटिड था वो एक और बन गया, 700 ये और 700 ये, टोटल 700 नैनोमीटर के दो क्रोमैटिड बन गए। ठीक है, तो देखिए और दोनों सेम सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं, इन दोनों को क्या बोलेंगे बच्चों, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है ना, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, और तो बताओ जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है जो बेटा फेज में दिखाई पड़ेगा और बीच में सेंट्रोमेयर से जुड़ा होगा, ठीक है, उस वो कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा। कितने सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, दो, दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में 2-3 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डीएनए कितने होंगे, 2, क्रोमैटिड कितने होंगे, क्रोमैटिड कितने होंगे, 2, सेंट्रोमियर कितना होगा, 1, ठीक है, टीलोमियर कितने होंगे, 4। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। और ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, ये फिगर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, और फिर ये क्वाइल्ड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग सॉलिनॉइड, क्योंकि ये अंदर से खोखला होता है। देखिए कोई चीज़ अगर ऐसे ऐसे रैप्ड हो रही है, क्वाइल्ड हो रही है स्प्रिंग जैसे, तो ये अंदर से खोखली है, खोखली चीज़ों को क्वाइल या सॉलिनॉइड बोलते हैं। ये देखिए सुपर सॉलिनॉइड हो गए। फिर देखिए पूरा ये देखिए ये क्रोमैटिड बन गया, क्रोमैटिड, और जब एस फेज से गुजरेगा तो दोनों डीएनए जो होते हैं वो डबल हो जाएंगे, तो ये दो क्रोमैटिड बन जाएंगे, इनको सिस्टर क्रोमैटिड बोला हम लोगों ने, सिस्टर क्रोमैटिड, और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम दिखाया गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टैंड्स ऑफ डीएनए रैप अराउंड द प्रोटीन, प्रोटीन का नाम बच्चों हिस्टोन, एसिडिक की बेसिक, बेसिक, बताइए फार्मूला लाल, H2A H2B लाइसिन इज मोर देन आर्जिनिन, और H3 और H4 में आर्जिनिन इज मोर देन लाइसिन। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग, इन लोगों ने मिलके डीएनए और हिस्टोन ने मिलकर के क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम। बताओ डीएनए पे चार्ज नेगेटिव, हिस्टोन पे चार्ज
पॉजिटिव, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्वाइल्ड टुगेदर फॉर्मिंग द क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम के बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह जब दिखाई पड़ रहा था तो इसी को हम लोग ने क्या बोला, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बोला था ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्रोमैटिन लूप एंड क्वाइल फर्दर, उसको उससे बना क्या, सुपर क्वाइल। सुपर क्वाइल आप जानते हो, यानी वही सुपर सोलिनॉइड। सुपर क्वाइल बंच टुगेदर फॉर्म द, पहले क्रोमैटिड बनाया था बच्चों, पहले क्रोमैटिड फिर क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, इसमें डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखिए, क्रोमैटिन किसका बना था, डीएनए और प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बच्चों, हिस्टोन। वैसे तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कुछ काम आते हैं, लेकिन मेन होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, सुपर क्वाइल्ड क्रोमैटिन। क्रोमोसोम इज हाईली क्वाइल्ड क्रोमैटिन, बताया था आपको, लिख करके बताया था आपको। न्यूक्लियोसोम क्या होता है बच्चों, ये भी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है क्रोमोसोम में, फॉर्म्ड बाय डीएनए एंड हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये क्या था, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिड, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, सॉरी क्रोमैटिन। और इसका काम क्या था, हेल्प्स टू होल्ड द लॉन्ग डीएनए इन टीनी सेल न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर। और डीएनए जो होता है हमारा जो एक डीएनए की पूरे क्रोमोसोम, अगर इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम की बात करें, यानी 46 क्रोमोसोम की बात करें, उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। अब बताओ, 2 मीटर लंबा डीएनए, 2 मीटर लंबा डीएनए इस पूरी न्यूक्लियस, छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रहेगा। इसीलिए इसको हाईली क्वाइल्ड करना पड़ता है, ताकि छोटे से न्यूक्लियस में पूरा 2 मीटर डीएनए समा जाए, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये फिगर तो आप पहले से ही जानते हो, क्या लिखा है, डीएनए कैन बी फाउंड इन 2 फॉर्म। डीएनए किस फॉर्म में हो सकता है, या तो लूज या तो हाईली क्वाइल्ड। लूज फॉर्म का नाम बच्चों क्रोमैटिन। ऐसा कब होगा, जब मेटाबॉलिज्म करना है, मेटाबॉलिज्म के समय, याद आया, या कोई फंक्शनल रोल प्ले करना है। अच्छा, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक सेल से दूसरी सेल में जाना है तो किस फॉर्म में जाएगा, हाईली बाउंडेड फॉर्म में, यानी हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में या कंडेंस फॉर्म में। किस फेज में बेस्ट दिखाई पड़ता है, एम फेज में, ठीक है बच्चों, एम फेज में। क्लियर, तो बच्चों हम लोगों को क्लियर हो गया, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन लूज फॉर्म, क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, मेटाबॉलिज्म के समय या फिजियोलॉजिकल रोल के समय अनक्वाइल्ड होता है, यानी कि वो होता है क्रोमैटिन के रूप में। जबकि जब इंफॉर्मेशन को कैरी कर जब जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना है तो क्रोमोसोम्स के रूप में हो जाएगा। और क्रोमोसोम का जस्ट हाफ क्या होता है, क्रोमोसोम का जस्ट हाफ वो होता है क्रोमैटिड, यानी 1 आर्म ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिड, ठीक है, जो सेम सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं और दोनों एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होती है, इसलिए इसको सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है। क्लियर, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और हमारी पोलाइडी बताइए 2n। एक मम्मी से मिलता है और एक पापा से, मैटरनल पैटर्नल। ये देखो मैं लिख देता हूँ एम, मैटरनल पैटर्नल, मम्मी का पहला पापा का पहला, मैटरनल पैटर्नल मम्मी का दूसरा पापा का दूसरा, मैटरनल पैटर्नल। इनको क्या बोला था बच्चों हम लोग ने, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम बच्चों कितने होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम 22 पेयर, 22 पेयर होते हैं। लेकिन फीमेल में कितने होते, मेल में होते हैं 22 पेयर होमोलोगस, और ये लास्ट वाला अभी लेक्चर में बताया था हेमीजाइगस। जबकि फीमेल में बच्चों ये भी बराबर होंगे, तो वहाँ पे 2 एक्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ 23 पेयर होते हैं। बच्चों क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो अब समझ में आ ही गया होगा। सेंटर को बोलते हैं सेंट्रोमियर, ये देखिए दिया हुआ है। एंड को बोलते हैं बच्चों टीलोमियर, टीलोमियर। टीलोमियर करता क्या है बच्चों, टीलोमियर क्या करता है, डीएनए के एंड्स को सील कर देता है, डीएनए के एंड्स को सील कर देता है ताकि वो डीएनए स्कैटर्ड ना हो जाए, ठीक है। और ये कवरिंग होती है इसमें पैलिकल की, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, आप जानते ही हो। अंदर लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये होता है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। और ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है बच्चों, ठीक है। देखिए क्रोमैट, एक एक टर्म पहले आप देखो, ये क्या है बच्चों, देखो 1 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है तो उसमें 2 आर्म होती कि एक 2 स्ट्रैंड होते कि एक, तो ये देखो आप, ये कैसा है अनडुप्लीकेटेड,
और अब कैसा है, डुप्लीकेटेड। तो जब डुप्लीकेट हो जाएगा तो उसका जो वन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो ये है, वन डुप्लीकेटेड ये है और दूसरा ये है, तो इस तरीके का दिखाई पड़ता है। तो इसी एक स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। याद करो, ये क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है और दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी, इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। तो क्रोमैटिड क्लियर, द हाफ ऑफ द क्रोमोसोमल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिड। देखो क्या लिखा है, क्रोमैटिड इज वन हाफ ऑफ द रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। रेप्लिकेशन का दूसरा नाम डुप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, एक टर्म बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, क्रोमैटिड क्लियर हो गया। क्रोमैटिन क्या होता है, दिस इज द जेनेटिकल मटेरियल विच प्रेजेंट एज फाइबर। ये देखो, ये फाइबर के रूप में है, लूज फाइबर, लूज जेनेटिकल फाइबर, लूज जेनेटिकल फाइबर। कब दिखेगा, इंटरफेज में, इंटरफेज में या नॉन डिवाइडिंग सेल में, इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग सेल में। और ये क्या है बच्चों, ये क्रोमोसोम की आर्म है, इसको क्रोमोसोम की आर्म कहा जाता है। एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म, चार आर्म, इस तरीके से आर्म है। जो सारे आर्म को जोड़ रहा है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं बच्चों। और इसके टिप को क्या बोलते हैं, जहाँ पे डीएनए सील हो जा रहा है उसको टीलोमियर कहते हैं, उसको टीलोमियर कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड तो हमने समझ लिया। अब क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम का जनरल स्ट्रक्चर है, जो कि जिसकी बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों, बताया था, जिसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोसोम। और इसको हम बोल सकते हैं कि अनक्वाइल्ड फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और कहाँ दिखाई पड़ेगा, इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हेरिडिटिकल यूनिट है। ये हेरिडिटिकल व्हीकल भी कहा जाता है, एक पीढ़ी से सूचना को दूसरी पीढ़ी में लेके जाएगा। विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्म, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में आर्म पाया जाता है और सेंट्रोमियर पाया जाता है और दो टीलोमियर होंगे। देखो, अगर अनरेप्लिकेटेड की बात करेंगे तो दो टीलोमियर होंगे और रेप्लिकेटेड की बात करेंगे तो चार टीलोमियर होंगे। तो वो अनरेप्लिकेटेड की बात कर रहा होगा, इसलिए दो ही टीलोमियर दिया है। ये देखिए बच्चों, ये रेप्लिकेटेड है कि अनरेप्लिकेटेड, अब तो आपको काफ़ी नॉलेज हो गई होगी। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ये क्या है बच्चों, सेंट्रोमियर। बच्चों सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक ट्राइलेमिलर डिस्क होती है और इनको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। और सेंट्रोमियर को लास्ट वीडियो में हम लोग ने बोला था प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और काइनेटोकोर का क्या काम होता है बच्चों, प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर इसी जगह से जुड़ते हैं। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर इन्हीं प्लेसेस से जुड़ते हैं। जैसे ये स्पिंडल फाइबर इधर से जुड़ गया, स्पिंडल फाइबर इधर से जुड़ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये क्या है बच्चों, ये है टीलोमियर, ये है टीलोमियर, दिस इज नोन एज टीलोमियर। ये देखिए दिखाया गया, ये दिस इज टीलोमियर, टीलोमियर। आप इसको, इस टिप को देखो, ये है टीलोमियर। टीलोमियर का क्या काम होता है, एंड्स कैप होते हैं ये, और ये प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम या डीएनए को। ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ती बच्चों, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनका साइज छोटा होता जाता है, यानी टीलोमियर नष्ट होते जाते हैं, ऐसे 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 छोटे होते जाएंगे। यानी ये टीलोमियर अगर एक बार रेप्लिकेशन हो गया या डुप्लीकेशन हो गया तो ये एज बढ़ेगी जैसे जैसे ये छोटे हो जाएंगे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे। इससे क्या होता है, इसीलिए तो म्यूटेशन का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए तो एरर का चांसेस बढ़ जाता है। ओल्ड एज में ज़्यादा एरर होता है कि यंग एज में, ओल्ड एज में। ठीक है, और यहाँ पाया जाता है बच्चों एक विशेष तरह का एंजाइम टीलोमेरेज, जो कि किसका बना होता है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, दिस इज मेड अप ऑफ आरएनए, दैट इज वाई कैन बी नोन एज राइबोजाइम। इसको राइबोजाइम कहते हैं, राइबोजाइम। ये ऐसा एंजाइम है जो टीलोमियर्स को प्रोटेक्ट करता है, जो टीलोमियर्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, टीलोमियर किसको प्रोटेक्ट करता है, क्रोमोसोम को। और टीलोमियर्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, टीलोमेरेज नाम का एंजाइम। इसी जो ये जो छोटा होता जाता है इसको ये क्या करता है, स्टेबल करने की कोशिश करता है। क्या लिखा है बच्चों, डीएनए ऑफ ह्यूमन टीलोमियर्स कंप्राइजेज ऑफ एन एक्सट्रीमली शॉर्ट
एंड सिंपल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत छोटा होता है और एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का बना होता है। यहाँ सीक्वेंस होता है डबल टी ए ट्रिपल जी, डबल टी ए ट्रिपल जी, ठीक है। फिर लिखा है रिपीटेड ओवर एंड ओवर, ये बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिपीट करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है जो हमें नोट करना है कि टीलोमियर स्ट्रैंड इज पर्टिकुलरली रिच इन गुआनिन। आप देखो गुआनिन बहुत ज़्यादा है तो गुआनिन रिच होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकैरियोट्स में या ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम होता है उसके टीलोमियर्स में कौन सा बेस काफ़ी रिच होता है। ये भी क्वेश्चन नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पहले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा भी गया है। बच्चों ये देख रहे हैं सेल है, सेल, ये इनका कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, टीलोमियर। टीलोमियर देखो ऑरेंज कलर का दिखाया है, ठीक है। मान लो ये सेल डिवाइड हुई, ये सेल पहली बार डिवाइड हुई, तो जब जब डिवाइड होगी तो क्या लिखा है, एज द सेल डिवाइड ओवर टाइम हेल्दी सेल। मान लो कोई हेल्दी सेल है और समय के अनुसार डिवाइड होती जा रही पीढ़ी दर पीढ़ी, तो यहाँ पे देखो जैसे ये सेल 1 से 2 हो गई तो इनका टीलोमियर का साइज देखो इतना छोटा हो गया, ये देखो वाइट पार्ट रिड्यूस हो गया, ये देखो टीलोमियर शॉर्टन अंटिल सेल डिवीजन स्टॉप्स, यानी ओल्ड एज तक ये जाते जाते सेल डिवीजन ओल्ड एज में बहुत कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है सेनेसेंस स्टेज में। उस समय देखिए जैसे जैसे सेल डिवीजन जितनी बार होगा टीलोमियर्स का साइज़ उतना छोटा होता चला जाएगा। तो देखो फिर से डिवीजन हुआ तो 2 से 4 सेल बनी तो और छोटा हो गया, 4 से 8 बनी और छोटा हो गया, 8 से 16 बनेगी और छोटा हो जाएगा। तो जब हम ऐसा होगा तो ओल्ड एज में आ चुके होंगे और ओल्ड में एज में आने के बाद टीलोमियर बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए मैंने बताया कि बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। एक और कोशिश कर रहा हूँ मैं बच्चों समझाने के लिए। ये टीलोमियर है, टीलोमियर के बारे में आप जानते हो, डबल टी ए ट्रिपल जी गुआनिन रिच होती है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको सील कर देता है, उनके एंड को सील कर देता है या डीएनए के एंड को सील कर देता है। देखिए मान लो ये ओरिजिनल सीक्वेंस ये था टीलोमियर का, टी टी ए ट्रिपल जी, 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 बताया था ना, बार बार रिपीट करता है। तो पहला डिवीज़न हुआ बच्चों तो क्या रह जाएगा, टी टी ए ट्रिपल जी, टी टी ए ट्रिपल जी, टी टी ए ट्रिपल जी, टी टी ए ट्रिपल जी। देखो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ठीक है, और ये रह गया। तो देखो 1 2 3 4 ये सीक्वेंस रह गया, ये वाला गायब हो गया। फिर एक बार डिवीज़न हुआ, सेकंड डिवीज़न हुआ, एक और गायब हो गया, ठीक है। फिर एक डिवीज़न होगा और गायब होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी गायब होता जाएगा। तो टीलोमियर शॉर्टनिंग के कई कारण हैं बच्चों। एक तो लगातार एजनिंग का बढ़ना या एजनिंग समय से पहले हो जाना, ठीक है, या बुढ़ापा आ जाना जल्दी से, सेनेसेंस स्टेज में चले जाना, ठीक है, या फिर कोई एजनिंग डिजीज़ हो गई है, एजनिंग डिजीज़ जैसे साइमन डिजीज़ होती है उसमें भी ये छोटा हो जाता है। तो बच्चों मैंने एक एक कॉन्सेप्ट पे पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और बार बार रिवाइंड कर लीजिए। कोई आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है तो उसको क्या करिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं आप। बच्चों सैट क्रोमोसोम क्या होते हैं, देखिए ज़्यादातर क्रोमोसोम ऐसे दिखाई पड़ते हैं, उसमें एक ही सेंट्रोमियर होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। देखिए एक से ज़्यादा सेंट्रोमियर पाए जा रहे हैं, तो ये वाला प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। जो एक्स्ट्रा पाया जाएगा उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर के एरिया को सैटेलाइट कहते हैं, उसके ऊपर के एरिया को सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, ये तो आप समझ गए, एंड को टीलोमियर बोल रहे हैं, अंदर के लिक्विड को मैट्रिक्स बोलते हैं, चारों तरफ पेलिकल की कोट होती है। देखिए ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है ना। उसके ऊपर का ये सारा एरिया सैटेलाइट कहा जा सकता है। ये भी देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, एक से ज़्यादा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकते हैं। ये देखिए पूरा ऊपर का एरिया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर का पूरा एरिया क्या कहलाता है बच्चों, सैटेलाइट। तो देखिए ये सैटेलाइट होता है, क्लियर। और इस तरह के क्रोमोसोम जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है सैट क्रोमोसोम कहते हैं। पढ़िए, ए सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम हैज़ ए क्रोमोसोम सेगमेंट दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम बाय द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन द्वारा इसको अलग कर दिया जाता है। देखो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, गोल गोल बिल्कुल अलग दिख रहा है। मेन बॉडी ये है, ये मेन बॉडी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब ये बिल्कुल अलग ही दिख रहा है ऊपर गोल सा सैटेलाइट जैसा, इसको बोला गया सैट क्रोमोसोम, ठीक है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के जस्ट ऊपर की तरफ पाया जाएगा वो क्रोमोसोम। बताइए हम इंसानों के जो सैट क्रोमोसोम है जिसमें सैटेलाइट पाया जा रहा है बच्चों, 13, 14, 15, 21 एंड 22, 13, 14, 15, 21 और 22, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं सैट क्रोमोसोम्स के,
क्लियर है बच्चों? अब बच्चों नॉर क्या चीज़ होती है? नॉर क्या होता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या नॉर कहलाता है। ये वो रीजन होता है क्रोमोसोम में अराउंड विच द न्यूक्लियोलस फॉर्म और इट कंटेन्स द जीन फॉर राइबोसोमल आरएनए। इसके पास जीन होते राइबोसोमल आरएनए के, तो राइबोसोमल आरएनए क्या बनाएगा? ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये इसी का आपको पता है न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको पता है क्या था? ये सैटेलाइट, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट। इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के, वो ऐसे गोल गोल सा होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एरिया होता है। तो यहीं पर क्या होते हैं? राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो इसी से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, लिखा है या नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो आप कुछ लोग रफली कह देते हैं कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज नॉर, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के चारों तरफ जो आरआरएनए रिच एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर, और ये न्यूक्लियोलस के चारों तरफ ये न्यूक्लियोलस बनाने में मदद करता है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के चारों तरफ पाया जाता है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सैटेलाइट है, क्लियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, टीलोमियर दिख रहा है, और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है मेटाफेज वाला, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम है। किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, ये देखिए आर्म है, दिस इज क्रोमोसोमल आर्म, दिस वन इज टीलोमियर, ये देखिए टीलोमियर है, ठीक है। ये देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या अभी क्या बोला था? नॉर का पूरा नाम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। किस में मदद करता है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, और ये क्या बनाता है? आरआरएनए का निर्माण करता है। न्यूक्लियोलस में ही आरआरएनए का निर्माण होता है। एक बात और बता दूं बच्चों, 5s आरआरएनए ये कभी भी न्यूक्लियोलस में नहीं बनता। तो ये कहाँ बनता है? ये न्यूक्लियस में बनता है बच्चों, ये न्यूक्लियोलस में। सारे जो आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बनते हैं, लेकिन जो 5s आरआरएनए ये न्यूक्लियस में बनता है। दिस इज एक्सेप्शन बच्चों। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को नॉर बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ काइनेटोकोर होगा, यहीं से स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें जानना है जीन क्या होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, डीएनए ये रहा, हमारे पास लीनियर डीएनए होता है। इसमें से आप देख रहे थे ज़्यादा डीएनए तो लिपटा हुआ है, ठीक है, वो किसी चीज़ की कोई कोडिंग नहीं करता, उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड। और जो लिंकर डीएनए था वो ओपन था, तो उसको बोलते हैं कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड। और इसी पर पाए जाते हैं, देखो ये तो कंडेंस फॉर्म में था और ये थोड़ा लूज फॉर्म में था, तो यहाँ पर पाए जाते हैं जीन। तो इसलिए क्या बोलते हो आप, डीएनए के पूरी लेंथ को जीन बोल सकते? नहीं, डीएनए का वो हिस्सा जीन कहलाता है जो कोड करे किसी चीज़ को, जिसमें सूचना भरी हो, जो सूचना को फॉरवर्ड करे, ठीक है। जो सूचना को फॉरवर्ड करता है उसी को बोलते हैं जीन। जीन क्या होता है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जो डीएनए के लिंकर डीएनए पे पाए जाने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। जीन को ऐसे समझेंगे, डीएनए का वो हिस्सा जो आरएनए बना ले, यानी ट्रांसक्रिप्शन कर ले, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बना ले, यानी ट्रांसलेशन, उसी को जीन कहते हैं। तो जीन क्या होता है बच्चों? कोडिंग डीएनए का पार्ट है कि नॉन कोडिंग का? और आपको पता है ये हिस्सा 98% तक होता है, 98, और ये केवल 2% होता है। इसीलिए आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है कि जो जीन होते हैं वो लगभग 2% ही होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, बाकी 98% नॉन कोडिंग होते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में मदद करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन मैपिंग, इनमें मदद करते हैं, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया कि जीन के बारे में क्या होता है। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ
और वो क्या बना सकती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन से आपको पता है या तो स्ट्रक्चर मेंटेन होगा या तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जीन प्रेजेंट कहाँ होते हैं। जीन डीएनए ही क्रोमोसोम है बच्चों, ये दो क्रोमोसोम, ये मम्मी का, ये पापा का, ये मैटरनल और एक पैटर्नल, ये पैटर्नल हो गया पापा का, ये मम्मी का, ठीक है। इसको अलग अलग कलर से दिखा दिया गया। अब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। दोनों कैसे क्रोमोसोम है बच्चों, होमोलोगस, क्योंकि शेप, साइज, जीन जहाँ बैठे होते हैं उसको बोलते हैं लोकस। तो देखिए लोकस भी सेम है। अच्छा, जीन भी सेम है बच्चों, एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट या एक लेटर बराबर 1 जीन। अगर लेटर बदल जाएगा तो जीन भी बदल जाएगा। और होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम प्रकार के जीन होते हैं बच्चों, लेटर कभी नहीं बदलेंगे। जैसे बोलो ये और ये देखो शेप बिल्कुल सेम है, सेंट्रोमियर की पोजीशन भी देखो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो बच्चों जीन भी सेम जगह पे बैठे होंगे, जीन सेम लोकस पे बैठे होंगे। देखो इनमें यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठा है, इनमें ऐसा नहीं कि पी यहाँ बैठा हुआ है तो ये पी यहाँ बैठा है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे बैठेंगे, आमने सामने लीनियर फैशन में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट एज लीनियर फैशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और बिल्कुल आमने सामने बैठे होते हैं, जरा भी इधर उधर नहीं होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं जीन लोकस। अब देखो एक लेटर एक जीन को बोल रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे एक लेटर इस्तेमाल किया ना पी, यहाँ पर एक लेटर इस्तेमाल किया पी, तो यहाँ पर भी पी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये देखो जीन हो गया, 2 जीन हो गए। यहाँ देखिए ए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये भी जीन हो गया, 2 जीन हो गया। मम्मी का जीन, पापा का जीन, मम्मी का जीन, पापा का जीन, मम्मी का जीन। ये देखो पापा का जीन, मम्मी का जीन। लेटर कभी बदलना नहीं चाहिए, लेटर बदल गया तो जीन का टाइप बदल जाएगा। जैसे देखो ये और ये सेम जीन है कि अलग अलग, सेम जीन है बच्चों। जबकि पी और ए कैसे जीन है, अलग अलग। जबकि ए और ए कैसे हैं, सेम जीन। अच्छा, बी और स्मॉल बी कैसे हैं, सेम जीन। फिर आप बोलोगे सर लेटर तो बदल गया है। अच्छा, जीन सेम है लेकिन उनकी वैरायटी बदल गई, उनकी वैरायटी चेंज हो गई, उनकी वैरायटी चेंज हो गई। जैसे उनके एलील चेंज हो गए, ये डोमिनेंट एलील है और ये रेसेसिव एलील है। एलील के बारे में भी मैंने बोला था। यहाँ देखो दोनों डोमिनेंट एलील हैं, यहाँ देखो दोनों रेसेसिव एलील हैं। तो ये होमोजाइगस कंडीशन थी, आपको बताया था, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रेसेसिव, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन थी। आपको लास्ट वीडियो में देखिएगा, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो लास्ट वीडियो में देखिएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों? चलो 2-3 चीज़ें मुझे बताइए आप लोग। बच्चों जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, रैंडम फैशन में कि लीनियर, लीनियर। और जिस जगह बैठे होते हैं उसका नाम लोकस। जीन जो होते हैं वो अगर एक क्रोमोसोम पे देखें तो सिंगल रह सकते हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में हमेशा पेयर में होंगे। और जीन हमेशा पेयर में ही एक्सप्रेस होते हैं, जीन हमेशा पेयर में होते हैं और जीन जो होता है वो पेयर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। और एक ही जीन के कई वैरायटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे बालों का कलर ब्लैक है, ठीक है, हो सकता है कि किसी के बालों का कलर जो होता है वो ब्राउन हो, तो जीन तो दोनों बालों के कलर का ही है। जीन क्या है, हेयर कलर का, हेयर कलर। मैं इसको कैपिटल एच बोल देता हूँ, मेरा वाला कैपिटल एच है और उसका वाला स्मॉल एच है। अब आप बताओ 2 वैरायटी बन गई कि नहीं। ये डोमिनेंट एलील बोलेंगे इसको और इसको रेसेसिव एलील बोलेंगे। और जैसा कॉम्बिनेशन आएगा, सपोज पापा की हाइट टॉल है, मम्मी की हाइट ड्वार्फ है, तो पापा का जीन हो सकता है कैपिटल टी। पापा के पास होमोलोगस जीन पेयर जो है कैपिटल टी। मम्मी के हो सकते हैं स्मॉल टी। अब आप बताओ जब गैमिट बनेगा तो ये इसमें से एक कॉपी आएगी, 2 जीन में से एक ही कॉपी आती है। यहाँ जब गैमिट बनेगा तो 2 जीन में से एक कॉपी आएगी। अब जब जाइगोट बनेगा तो ये दोनों बच्चे में चले आएंगे। तो बच्चा कैसा होगा बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस के तहत हेट्रोजाइगस में क्या एक्सप्रेस होता है, हेट्रोजाइगस में रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता, डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है। तो इसकी हाइट कैसी होगी, टॉल। इसकी हाइट कैसी होगी, टॉल। क्लियर बच्चों? तो एक लेटर बराबर एक जीन और प्रेजेंट होते हैं लोकस पर। और जीन जो होते हैं वो सेम टाइप के हो सकते हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर, लेकिन इनकी वैरायटी डिफरेंट हो सकती है। और इनकी वैरायटी जो डिफरेंट होती है उसी वेरियस फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलील। द वेरियस फॉर्म ऑफ द सिंगल जीन, वेरियस फॉर्म ऑफ सिंगल जीन इज नोन एज एलील। जैसे यहाँ देखो सेम एलील है, यहाँ पे भी देखो सेम एलील है, यहाँ दोनों एलील डोमिनेंट है, यहाँ दोनों एलील रेसेसिव हैं, यहाँ देखो डिफरेंट एलील हैं। जीन सेम है क्योंकि लेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे एलील डिफरेंट है। यहाँ कैपिटल भी है, यहाँ स्मॉल भी है, मतलब एक डोमिनेंट एलील है और एक रेसेसिव एलील है। क्लियर बच्चों? आइए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज जीन।
देखिए जीन क्रोमोसोम पर लोकस पे बैठे हुए हैं और कैसे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, लीनियर फैशन में, लीनियर फैशन। ऐसा मॉर्गन ने बताया था। मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो देखो जीन क्या होते हैं, जीन होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकी की बेसिक यूनिट। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन डीएनए का ही पार्ट है जो कि क्रोमोसोम पे बैठा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, किसी सर्टेन प्रोटीन को बना सकता है, बताया था ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया इसने अपने आप को। जीन जो होते हैं जिस जगह बैठे होते हैं उसको लोकस बोलते हैं और लीनियर फैशन में प्रेजेंट होते हैं। कैसे बच्चों, लीनियर फैशन में। किसने बताया था, मॉर्गन ने। जीनोम क्या होता है, द होल सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितना डीएनए है उस पर जितने जीन हैं सबको इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो कोड कर पाए चाहे ना कर पाए, इसको बोलते हैं जीनोम। द होल सेट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग जीनोम। और मैंने बोला था हैप्लाइड सेट में देखते हैं कि डिप्लाइड, हैप्लाइड सेट में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जीन क्या होते हैं पता चला आपको। ये देखिए क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम किसका बना था, डीएनए का। तो ये देखिए ये जीन है क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा होगा। ये भी जीन 2 है, ये भी एक्सप्रेस कर पा रहा होगा। ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जीन लीनियर फैशन में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे। तो जीन इज़ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर द पर्टिकुलर करेक्टर, यानी कोई प्रोटीन बनाएगा, जब प्रोटीन बनेगी तो करेक्टर कोई ना कोई आएगा ही। एलील क्या होता है, एक ही जीन के डिफरेंट वर्जन को या डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोल सकते हैं, एलील। जैसे मान लो ये एक लेटर लिखा मैंने ए, अब बताओ कोई भी एक लेटर क्या शो करता है बच्चों, जीन। कोई भी एक लेटर जीन को शो करता है। मान लो मैंने बी लिखा, ये क्या है, दूसरा जीन। लेटर चेंज, जीन चेंज। ये सी लिखा, तीसरा जीन, जीन 1, जीन 2, जीन 3, ठीक है। जैसे टी लिख दिया तो टॉलनेस के लिए जीन मान लिया, ठीक है, जीन 4। ऐसे हम लोग सो ऑन, जीन एक लेटर बराबर एक जीन। अब बच्चों ये लेटर कितने तरीके से आप लिख सकते थे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो बन रहा है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज एलील। एक ही जीन को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रेसेसिव फॉर्म। दिस इज नोन एज एलील। समझ गए बच्चों, एक जीन एक लेटर बराबर एक जीन, और उस लेटर को दो तरीकों से आप लिख सकते हैं, एक कैपिटल फॉर्म में, एक रेसेसिव फॉर्म में। तो कैपिटल फॉर्म इज द डोमिनेंट एलील और रेसेसिव फॉर्म इज द स्मॉल लेटर इज द रेसेसिव एलील। समझ गए बच्चों। तो एक ही जीन के दो वेराइटीज़ को, दो या दो से ज़्यादा वेराइटीज़ को क्या बोल सकते हैं बच्चों, एलील। समझ में आई बात। तो एलील क्या होता है बच्चों, डिफरेंट वर्जन ऑफ ए सिंगल जीन, ठीक है, या ए लिख दिया तो सिंगल ही बोलेंगे। डिफरेंट फॉर्म आर व्हाट कॉज सम डिफरेंसेस, इसी वजह से कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं इंडिविजुअल्स में। अदर डिफरेंसेस आर कॉज बाय योर इन्वायरमेंट। देखो एक तो एलील की वजह से वेरिएशन आए, यानी कि एलील की वजह से कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से। मान लो मेरा जो भी कलर है, तो जो भी कलर है मेरा, वो रियल कलर है, मुझे मम्मी पापा से मिला, लेकिन मैं अगर धूप में जाऊंगा या जो एक्सपोज पार्ट होते हैं वो ढके हुए पार्ट्स की तुलना में थोड़े से डल हो जाते हैं। तो बताइए इन्वायरमेंट भी तो हमारे ऊपर असर डाल रहा है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी असर डाल रहा है। ऑल द डिफरेंट जीन एंड एलील दैट ए स्पीसीज हैज़ कॉल्ड एज जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, जितने हमारे पास जीन हैं और उसके जितने भी एलील बन सकते हैं, किसी भी प्रजाति में उसको जोड़ लें, उसको कैलकुलेट कर लें, तो उसके कॉमन फॉर्म को जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जीन पूल। समझ आया बात, क्लियर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो जीन यहाँ पर एक ही प्रकार का है, आई कलर। जीन कौन सा है बच्चों, आई कलर। यहाँ जीन एक ही है, आई कलर, यानी लेटर एक ही यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कुछ और वैरायटी दिख रही है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, इधर कुछ और, सब जगह अलग अलग दिख रही है। तो एक ही जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स को क्या बोल रहे हैं बच्चों, एलील। एक ही जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स को क्या बोल सकते हैं, एलील, ठीक है। जैसा कॉम्बिनेशन आएगा वैसे ही वैरायटी बदलती जाएगी, वैसे ही वैरायटी बदलती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, एक जीन के वेरिएबल फॉर्म को या डिफरेंट फॉर्म को या ऑल्टरनेटिव फॉर्म को एलील कहते हैं। मेनली एलील दो प्रकार के होते हैं, अगर कैपिटल लेटर से शो किया गया या कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो किया गया तो डोमिनेंट, और अगर स्मॉल लेटर से शो किया गया या स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो किया गया तो रेसेसिव, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो जीन एक ही है, जीन एक ही है। जीन क्या है बच्चों, आई कलर वाला, लेकिन एलील कितने, बहुत सारे। एलील कितने, बहुत सारे।
बच्चों और एक बात और जान लेनी बहुत ज़रूरी है। क्या बात जान लेनी ज़रूरी है? एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब करेक्टर जैसे यहाँ क्या है, करेक्टर है आई कलर, करेक्टर है आई कलर, यहाँ हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये आई कलर तो करेक्टर हो गया, ये किसने कंट्रोल किया? जीन। तो जीन कंट्रोल करता है किसी भी करेक्टर को। जैसे एग्जाम्पल आई कलर, या हाइट ले लें, हाइट, हाइट एक करेक्टर है, ठीक है। अब मैं टॉल हूँ कि मैं ड्वार्फ हूँ, ठीक है। ये जो करेक्टर का वैरायटी है, जो करेक्टर में वेरिएशंस आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेट। इनको क्या बोलते हैं? ट्रेट। तो बताओ ट्रेट कितने बने? दो ट्रेट बने, एक टॉल, एक ट्रेट टॉल है और एक ड्वार्फ है। किसी भी करेक्टर के वेरिएशंस को क्या बोलते हैं? ट्रेट। तो बच्चों जीन क्या कंट्रोल करता है? करेक्टर। और ये जो ट्रेट कंट्रोल होता है ना, ये कंट्रोल होता है बाई एलिल, बाई एलिल। तो बताओ जैसे एग्जांपल, मेंडल का एग्जांपल लेते हैं। पर्पल फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर क्या है बच्चों? बोलो बोलो जल्दी। फ्लावर का कलर है करेक्टर, कंट्रोल कौन कर रहा है? जीन। जबकि वो फ्लावर पर्पल है या वाइट, ये क्या है बच्चों? ये ट्रेट है। पर्पल और वाइट क्या है? ट्रेट। ये कंट्रोल कौन कर रहा है? एलिल। तभी तो मेंडल ने कितने जीन लिए थे? उन्होंने जीन लिए थे, उन्होंने करेक्टर लिए थे 7। तो ट्रेट कितने बने थे बच्चों? 2, ठीक है। एक में 2 ट्रेट बने थे। तो जब करेक्टर उन्होंने 7 लिए तो टोटल ट्रेट कितने हो गए? 14 ट्रेट हो गए, ठीक है। तो आई होप सो बच्चों समझ में आ गया होगा। पहले यहाँ देखिए, जीन क्या कंट्रोल करता है बच्चों? करेक्टर। जीन कंट्रोल्स करेक्टर। जैसे हाइट एक करेक्टर है, हमारा कलर एक करेक्टर हो सकता है, ठीक है। जबकि एलिल जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं ट्रेट, यानी करेक्टर के जो वेरिएशन होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेट। जैसे सोचो हाइट में कितने वेरिएंट्स आएंगे हमारी? 2। या तो कोई टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, आइदर टॉल और ड्वार्फ। जबकि यहाँ हाइट से मैंने बोला हाइट, तो क्या आप समझ पाए हाइट लंबा है कि छोटा है? नहीं समझ पाए ना। लेकिन यहाँ स्पेसिफाई हो गया कि टॉल है कि ड्वार्फ। इसी तरह एक दूसरा करेक्टर लेके चलते हैं, जी कलर। कलर हमारा स्किन कलर। अब आपको मैंने बोला कलर, तो आपके दिमाग में कुछ आया? नहीं आया ना। सिर्फ ये आए कलर की मैं बात कर रहा हूँ, स्किन कलर की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो गोरा है कि वो सांवला है, ठीक है। ये क्या है? ये ट्रेट है। तो बताओ जीन कंट्रोल्स द करेक्टर लाइक हाइट, कलर एसेट्रा, ठीक है। एलिल कंट्रोल्स द ट्रेट, ठीक है। और जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, फेयर एंड डल, ठीक है। जैसे मान लो एक लेटर है हाइट के लिए टी, तो टी क्या हुआ बच्चों? टी हुआ जीन, ठीक है। टी हुआ जीन, और जीन क्या कंट्रोल कर रहा है? करेक्टर। करेक्टर क्या है यहाँ? हाइट, ठीक है। जबकि टी को कितनी तरीकों से लिख सकते हो बच्चों? 2 तरीकों से लिख सकते हो। या तो लिख सकते हो कैपिटल टी, या तो आप स्मॉल टी लिख सकते हो। तो कैपिटल टी कौन सा ट्रेट कंट्रोल करेगा? टॉल वाला। बच्चों स्मॉल टी कौन सा ट्रेट कंट्रोल करेगा? ड्वार्फ वाला। अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर। देखिए क्या लिखा है, करेक्टर इज द हेरिटेबल फीचर दैट वेरीज एमंग द इंडिविजुअल। करेक्टर वेरी कर सकता है। एंड एग्जाम्पल वुड बी फ्लावर कलर। फ्लावर कलर देखो सबका वेरी करता है, यानी करेक्टर भी, हाइट भी वेरी कर सकती है, करेक्टर वेरी करता है। ट्रेट करेक्टर का वेरिएंट्स फॉर्म है। जो करेक्टर का वेरिएंट्स फॉर्म होता है वो ट्रेट कहलाता है। जैसे देखो हाइट एक करेक्टर है, अब इसमें कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं? 2। या तो हाइट ज़्यादा है या तो कम है। ज़्यादा है तो टॉल, कम है तो ड्वार्फ। ये क्या हुआ? ये ट्रेट हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कलर, यहाँ पे फ्लावर कलर क्या लिया गया? करेक्टर। फ्लावर कलर इज ए करेक्टर, ठीक है बच्चों, क्लियर। जबकि वो फ्लावर वाइट है कि पर्पल है, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था, ये क्या है? दिस इज अ ट्रेट, दिस इज अ ट्रेट। अब तो बिल्कुल बच्चों क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा। एक और मैं आपको बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में भी है इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ट्रेट, करेक्टर, एलिल, जीन, इन सब में कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड एलिल फॉर द मेंडल्स ट्रेट। मेंडल के जीन की बात कर रहे हैं हम। चलिए एक जीन लिया हाइट का, जीन किसका ले रहे हैं? प्लांट की हाइट का, ठीक है। तो प्लांट की हाइट का जीन हमने मान लिया किसी एक अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं, हमने लेटर मान लिया टी। तो टी यहाँ पे एक जीन है, ठीक है बच्चों। अब वो देखो कितनी तरीके से लिखा जा सकता है? 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक कैपिटल टी लिखा जा सकता है और एक स्मॉल टी लिखा जा सकता है। अगर बच्चों कैपिटल टी, ये दोनों फॉर्म क्या है? दोनों फॉर्म है एलिल। किसी भी जीन के वेरिएंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? एलिल। तो कितने एलिल बने? ये डोमिनेंट एलिल है,
और ये रेसेसिव एलील है। बच्चों डोमिनेंट एलील ने देखो टॉलनेस करेक्टर वाला टॉलनेस क्रिएट कर दिया, जबकि जो रेसेसिव वाला था उसने ड्वार्फनेस क्रिएट कर दिया। तो एक से बना पौधा टॉल, अगर कैपिटल टी एलील होगा तो टॉल वाला ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, अगर स्मॉल टी होगा तो ड्वार्फ वाला ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ हाइट क्या है बच्चों, हाइट इज ए करेक्टर, जबकि ये टॉल या ड्वार्फ क्या है, या शॉर्ट ना लिख के ड्वार्फ बोलेंगे, तो ये क्या है, ये ट्रेट है। इसी तरह बताइए, ये एक दूसरा जीन लिया तो ये दूसरा करेक्टर चल रहा है, ये दूसरा करेक्टर, हमने जीन का लेटर बदल दिया होगा। जीन का लेटर अगर हम लोग ने बदल दिया, ठीक है, तो ट्रेट करेक्टर बदल जाएगा। देखिए कोई भी लेटर बदल देते, मान लो आर ले लिया, मान लो आर ले लिया, ठीक है। अब आर लिया तो इसको सीड शेप को हम लोग इससे शो कर रहे हैं। अब देखिए सीड शेप क्या है, एक करेक्टर है, जबकि इसके कितने ट्रेट बने, एक करेक्टर में दो ट्रेट हो सकते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रेसेसिव। ठीक है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, यानी दो एलील हो सकते हैं। एक डोमिनेंट एलील तो हमने एक कैपिटल आर लिख दिया, उससे स्मूथ वाला गोल बना बिल्कुल बीज, ठीक है। और एक हम लोग ने स्मॉल आर लिख दिया यानी रेसेसिव वाला, ठीक है, उससे कैसे बना, उससे रिंकल्ड बना, उससे रिंकल्ड बना। तो बताइए करेक्टर कंट्रोल बाई जीन, जबकि एक ही जीन के दो वेरिएंट्स हो सकते हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। ये क्या कंट्रोल करते हैं, इनको कहते क्या है, इनको एलील कहते हैं, जबकि ये जो एक्सप्रेस करते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रेट। समझ में आया। तो बताओ जीन के वेरिएंट्स फॉर्म को एलील, जबकि करेक्टर के वेरिएंट्स फॉर्म को ट्रेट। ठीक है बच्चों, क्लियर। बताओ जीन जो होता है उसके वेरिएंट्स फॉर्म को क्या कहते हैं, एलील। एक जीन के वेरिएंट्स फॉर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, एलील, जबकि करेक्टर के वेरिएंट्स फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रेट। जैसे यहाँ कितने ट्रेट हैं, स्मूथ और रिंकल्ड, यहाँ कितने ट्रेट हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है बच्चों। तो एलील समझ में आ गया। एलील कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, कई प्रकार के ये हो सकते हैं। तो यहाँ तीन टाइप के एलील दिखाए गए, एलील ए, एलील बी, एलील सी, मतलब ये तीन डिफरेंट जीन भी होंगे। ये देखिए लिखा है डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन, क्योंकि लेटर बदल गया, ठीक है, तो एलील भी बदल जाएंगे। लेटर बदल गया तो एलील भी बदल जाएंगे। कितने जीन है बच्चों, जितने टाइप के लेटर हैं, कितने टाइप के लेटर हैं, ए, बी और सी, यानी तीन जीन है, तो उनके तीन एलील भी दिखाए गए। ठीक है, तीन एलील भी दिखाए गए। हालांकि यहाँ सब कैपिटल लेटर में लिखा है, तो सारे डोमिनेंट एलील हैं बच्चों, डोमिनेंट एलील हैं। और जीन क्या कंट्रोल करता है, करेक्टर को। तो ये कौन सा ट्रेट, एलील क्या कंट्रोल करता है, ट्रेट को। लेकिन यहाँ पे कौन सा ट्रेट कंट्रोल करेगा, डोमिनेंट की रेसेसिव डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल करेगा। जैसे मैंने बोला ना, मान लो मैं अपने स्किन कलर की बात करूँ, तो स्किन कलर मैंने करेक्टर दिया। अब मान लो कि यहाँ सारे डोमिनेंट हैं, तो ये क्या करेंगे, डल कलर शो करेंगे कि ब्राइट, डल कलर शो करेंगे, यानी गोरा की काला, काला। ठीक है। अब जीनोटाइप देखो, आपको या हम सबको एक क्रोमोसोम मम्मी से मिलता है, एक पापा से। तो मान लो मम्मी का पहला क्रोमोसोम, पापा का पहला क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। तो देखो एक एलील मम्मी से आया, एक एलील पापा से आया। यहाँ पे भी देखो, ये मान लो सेकंड क्रोमोसोम है मम्मी का, ये पापा का, तो देखो एक एलील मम्मी से आया, एक एलील पापा से आया। इसीलिए जब भी कभी मेंडल का क्रॉस कराते हैं, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ कराया गया। समझ गए, एक पेरेंट के अंदर एक होमोलोगस क्रोमोसोम, दूसरे के अंदर दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें इनके मम्मी पापा से इनको कैपिटल टी मिला, इनके मम्मी पापा से स्मॉल टी मिला है। समझ गए ना, क्यों दो बार लिखा जाता है, एलील को दो बार क्यों लिखा जाता है, करेक्टर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। फिर देखिए यहाँ पे, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा मम्मी का, तीसरा पापा का। मम्मी से है मान लो ए, पापा से आ गया सी। यहाँ मान लो चौथा क्रोमोसोम मम्मी का, चौथा पापा का, तो यहाँ पे मम्मी से भी आया कैपिटल बी, पापा से भी आ गया कैपिटल बी। तो देखो क्या लिखा है, पेयर्स ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, यानी अब पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसी को एक्सप्रेस करने को बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे ये क्या मैंने लिखा है, जीनोटाइप, यहाँ पेरेंट 1 का जीनोटाइप कैपिटल टी, पेरेंट 2 का जीनोटाइप स्मॉल टी। अब ये कुछ ना कुछ एक्सप्रेस भी करेगा, जब एक्सप्रेस करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो यानी देखिए, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं कैपिटल ए या कैपिटल ए या स्मॉल ए, हम क्या लिखते हैं, हम जीनोटाइप लिखते हैं। और डबल बार क्यों लिखते हैं, एक मम्मी का और एक पापा का, और चूंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, तभी ये एक्सप्रेस करेगा आगे चल के। देखो जीनोटाइप लिखना आ गया ना, जीनोटाइप समझना आ गया, फिनोटाइप समझना आ गया। फिनोटाइप में तो आपको लेटर नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मुस्टैच का शेप दिया है, मान लो मूछों का शेप दिया हुआ है, तो यहाँ पे मूछे इस टाइप की हो गई समझाने के लिए। ठीक है, इस एलील ने इस टाइप की मूछें बनाई, ए और बी ने इस प्रकार की मूछें बनाई, थोड़ा और डिफरेंट टाइप की।
ए और सी जब साथ होगा तो ये और डिफरेंट टाइप की मूछें बनाएगा। यानी देखिए सबका फिनोटाइप अलग अलग हो रहा है, ठीक है। ये देखिए जब ए बी और बी है तो अलग प्रकार का हुआ। तो फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट को फिनोटाइप, जबकि जीन का एक्सप्रेशन जो है या एलील का एक्सप्रेशन है उसको जीनोटाइप। तो जीनोटाइप कंट्रोल्स द फिनोटाइप, जीनोटाइप कंट्रोल्स द फिनोटाइप एंड फिनोटाइप आल्सो कंट्रोल बाय इन्वायरमेंट। मान लो मेरा जो रियल कलर है वो तो मेरे मम्मी पापा के एलील के कारण है जो एक्सप्रेस हो रहा है, यानी जीनोटाइप के कारण है। और लेकिन जो जब मैं धूप में जाऊंगा तो जो मेरा रियल कलर है वो थोड़ा और डल हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंट भी इफेक्ट कर रहा है फिनोटाइप को। तो फिनोटाइप इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द जीनोटाइप बट आल्सो अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज हम लोगों ने जो सीखा क्रोमैटिन, फिर हमने देखा क्रोमैटिड, फिर हमने देखा क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों पैकिंग होती है, क्यों अनपैकिंग होती है, यानी क्यों कंडेंस हुआ, क्यों डीकंडेंस हुआ, ठीक है, क्यों लूज फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन कितने टाइप के होते हैं, यू क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, और इनका क्या उपयोग है बताया आपको। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। करेक्टर क्या होता है, ट्रेड्स क्या होते हैं, करेक्टर के वेरिएंट्स फॉर्म को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेड, और करेक्टर इज कंट्रोल बाय जीन जबकि ट्रेड कंट्रोल बाय एलील। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो आज हम लोग ने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स किए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हम मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और बच्चों ये वाला जो वीडियो है बहुत काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ों को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। बच्चों लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।